Hey everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing great. आज मैं ल्यूर द एनिमी डीपर मानवा के चैप्टर 7 और 8 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चैप्टर 7 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं स्याओजिंग की शायद तबीयत खराब होती है, इसलिए वैद्य जी आए होते हैं जिसे फिजिशियन बोलते हैं। वो स्याओजिंग के हाथों को चेक करके बोलते हैं इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। फिर वो हिचकिचाते हुए बोलता है, योर हाइनेस, आपको आपके जवान होने का फायदा उठाकर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने ऊपर थोड़ा सेल्फ कंट्रोल रखें तो ये आपके लिए अच्छा होगा। मतलब वो उस बारे में बात कर रहा है। तो स्याओजिंग को जब पता चलता है कि वो क्या कहना चाहता है तो वो ब्लश करने लगता है और उसके अंदर की आवाज चिल्ला चिल्ला कर बोल रही होती है, मुझे खुद पर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आपको ये बात जाकर उस यूसी को बोलना चाहिए कि वो अपने आप को कंट्रोल में रखे। के दिमाग में शराब पीकर करने वाली अय्याशी के अलावा और कुछ नहीं है। रात में ये सब करने के बाद जहाँ उसके चेहरे पर तनाव होना चाहिए, वो सुबह इतना फुल ऑफ एनर्जी होता है जैसे वो 100 लड़ाइयाँ लड़ सकता हो। स्याओजिंग को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो हमेशा खुद को मेंटेन करके रखता है और फिट रहता है, पर फिर भी इतना एक्सरसाइज करने के बाद भी वो बस बाहर से ही अच्छा दिखता है, पर अंदर से वो उतना स्ट्रांग है नहीं। इसलिए वो सोचता है आखिर भगवान उसके साथ इतना अन्याय कैसे कर सकते हैं। फिर वो उस पल को इमेजिन करके सोचता है, खैर फिर भी आखिरकार गिवर और रिसीवर में फर्क होता है, मतलब टॉप और बॉटम में फर्क होता है। शायद इसलिए उसकी हालत बहुत खराब है। ये सब याद करके वो वैद्य जी से बोलता है, आप मेरी तबीयत के हिसाब से मुझे सही दवाइयाँ दे दीजिए। फिर वो गुस्सा होकर बोलता है, और प्लीज आज जो हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। अगर महाराज इस बारे में आपसे कुछ पूछें तो आपको पता है ना कि आपको क्या कहना है। तो वो वैद्य बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है, और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद स्याओजिंग अपना दवाई पीता है। दवाई इतनी कड़वी थी कि स्याओजिंग के अंदर सनसनी मच जाती है और वो कांपने लगता है, जैसे उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़कर कहीं उड़ गई हो। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है और बोलता है, योर हाइनेस, रीजेंट प्रिंस आपसे मिलना चाहते हैं। तो रीजेंट प्रिंस का नाम सुनकर फिर से स्याओजिंग को गुस्सा आ जाता है और उसके अंदर की आवाज चिल्लाकर गुस्से में बोलती है, क्या दरबार में मुझसे इतना बहस करके उसका मन नहीं भरा? जो अब वो मेरे खराब तबीयत के टाइम पर मेरी जान लेने आया है, मतलब मुझे परेशान करने आया है। ये सोचकर वो उस पर्सन से बोलता है कि मैं उससे नहीं मिलना चाहता, पर यूसी वहीं दरवाजे पर होता है और वो ये सुन लेता है और स्याओजिंग से बोलता है, आपका इस तरह कैपिटल में लौटना बहुत ही रेयर बात है, क्योंकि वो कुछ सालों से कैपिटल में वापस नहीं आया था और उसके भैया उसे आने भी नहीं दे रहे थे, और अब वो आया है तो जाहिर है उसका यहाँ वापस आना रेयर है। इसे फिर बोलता है, असल में आपके यहाँ वापस आने की खबर सुनकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि हम पुरानी यादों को ताज़ा कर सकें, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल मानवा है, इसलिए इसमें ऐसी बहुत सारी बातें हैं जैसे हिज माजेस्टी, योर हाइनेस। वो सीधा तुम बोलकर नहीं बोलते, वो ऐसा बोलते हैं योर हाइनेस, योर माजेस्टी। तो आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए मैं उन सब बातों को नहीं बोलूंगी और मैं सीधे यहाँ पर तुम या आप ऐसे वर्ड्स का यूज करूंगी, तो आप समझ जाना। जिस वजह से क्योंकि मैं अननेसेसरी पार्ट्स को हटा रही हूँ तो वीडियो शॉर्ट भी हो सकता है, इसलिए आप ये मत बोलना कि वीडियो बहुत शॉर्ट है। तो यूसी की बातें सुनकर स्याओजिंग मुंह मोड़कर बोलता है, हमारे पास याद करने के लिए कोई पास्ट नहीं है। तो यूसी उसके पास आकर बोलता है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हम दोनों एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हम बच्चे थे, तो आपको मेरे साथ इतना रूड बिहेव नहीं करना चाहिए। तो स्याओजिंग उससे दूर जाते हुए बोलता है, ये मत भूलिए कि अभी थोड़ी देर पहले दरबार में हम दोनों एक दूसरे को मारने पे तुले थे, तो अभी बचपन की यादों की या दोस्ती की बातें करना बिल्कुल किसी मजाक की तरह लगता है। तो यूसी बोलता है, मैं जानता हूँ कि आप हमेशा मुझे मारना चाहते थे, पर प्लीज आप ये जान लीजिए कि मेरा इरादा कभी आपको चोट पहुँचाने का या मारने का नहीं था। यह सुनकर स्याओजिंग अपने मन में बोलता है, क्या बकवास है ये सब, और बोलता है, सिंहासन अब मेरे भैया का है और अब मैं हुआयांग का राजा हूँ, तो आपको मुझे मेरे पुराने नामों से बुलाना बंद कर देना चाहिए। भले ही तुम मेरे भैया को कितना ही नापसंद कर लो, पर आखिरकार सिंहासन तो उन्हीं का है ना, राज सिंहासन पर तो वही बैठे हैं। तो यूसी वहाँ का एक फूल तोड़ते हुए बोलता है, ऐसा होना जरूरी तो नहीं ना कि वही सिंहासन पर बैठे। ये सुनकर स्याओजिंग चौंक जाता है और हैरान होकर सोचता है, क्या वो ये कहना चाहता है कि जरूरी नहीं सिंहासन पर बैठने वाला मेरा भाई ही हो, वो कोई और भी हो सकता है। ये सोचकर वो यूसी को ऐसे इमेजिन करने लगता है जैसे वो सिंहासन पर बैठा हो और जैसे वो अपनी बात कर रहा हो कि ऐसा होना जरूरी नहीं कि तुम्हारा भाई ही राजा बने, बल्कि राजा तो मैं भी बन सकता हूँ। ये सब इमेजिन करके वो सोचता है, क्या वाकई वो अपने मकसद को छुपाना जरूरी नहीं समझता? मतलब वो ये सब इतने खुले में बोल रहा है और अपने इंटेंशन को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। ये सब सोच के उसे गुस्सा आ जाता है और वो मुड़कर गुस्से में बोल रहा होता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम सच में? इतना बोलकर वो रुक जाता है क्योंकि यूसी उसके बहुत ही पास आ चुका था। उसे अपने इतने पास देखकर वो अचानक रुक जाता है। यूसी उसके और ज्यादा क्लोज जाता है तो स्याओजिंग ब्लश करके सोचने लगता है
क्या वो कुछ चेक कर रहा है? क्या मेरी बॉडी पर अभी भी उन सब के निशान हैं? अब तक तो कोई लव बाइट बची भी नहीं होगी, है ना? वो यही सब सोच रहा था। तभी यूसी उसे स्नाइप करके बोलता है, आपसे तो मेडिसिन की स्मेल आ रही है। क्या आपने अभी अभी मेडिसिन लिया है? अगर आपकी तबीयत खराब है तो क्या हमें शाही वैद्य जी को फिर से बुलाना चाहिए? ये सुनकर सियाओजिंग उससे थोड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि वो उसके बहुत क्लोज था और वो ब्लश कर रहा था। और उसे राहत भी मिली कि यूसी ऐसा कुछ चेक नहीं कर रहा था जो वो सोच रहा था। फिर वो बोलता है, मैं बहुत वक्त से हुआयांग में था और अभी अभी बीजिंग आया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के हवा पानी के साथ घुलने मिलने में थोड़ा टाइम लग रहा है और शायद इसलिए मेरी तबीयत खराब है। यहाँ पर यूसी के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता है कि उसे सब पता है कि सियाओजिंग की तबीयत क्यों खराब है, पर फिर भी वो बोलता है, मैंने सुना है कि शाही वैद्य चैन ऐसा इलाज में काफी अच्छे हैं। तो सियाओजिंग कुछ पीते हुए बोलता है, इसे इतना बड़ा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब इस छोटी सी बात के बारे में इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी भलाई ही चाहते हैं तो अगर आप मुझे आराम करने देंगे और इस तरह मेरे कमरे में आकर मुझे परेशान करना बंद कर देंगे तो मेरे लिए इससे अच्छी मेडिसिन और कोई हो ही नहीं सकती। ये बोलकर वो सोचता है, अगर कल रात सब प्लान के हिसाब से जाता तो मेरी जगह पर आज तुम होते और इतना ज्यादा हाई फीवर तुम्हें होता, मुझे नहीं। तो सियाओजिंग की बात सुनकर शायद यूसी को बुरा लगता है। वो कुछ कहने ही वाला था तो सियाओजिंग उसे मुड़कर देखता है, पर यूसी कुछ नहीं बोलता। तो उसके चेहरे को देखकर सियाओजिंग सोचता है, क्या वो अभी मेरी फिक्र कर रहा है? उसकी आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि वो अभी चिंता में हो, शायद वो दिखावा कर रहा होगा। तभी उसे अपना मुंह मोड़ लेता है और बोलता है, ठीक है फिर आप रेस्ट कीजिए, मैं फिर कभी आपसे आकर बात करता हूँ। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। जाते हुए वो फिर से सियाओजिंग को मुड़कर देखता है और उसे देखकर सियाओजिंग सोचता है, क्या बस उसे इतना ही बोलना था? फिर वो पूछता है, क्या आपको कुछ और चाहिए? और सोचता है, क्या वो ऐसे ही बिना कुछ बोले जा रहा है? तो जब सियाओजिंग पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए, तो यूसी अपना मुंह मोड़ लेता है और जाते हुए बोलता है, नहीं। यूसी का ना सुन जिनका दिमाग खराब हो जाता है कि ना ऐसा पूछा ही क्यों। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। फिर चैप्टर 8 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं, अगले दिन सुबह सुबह एक पर्सन फिर सियाओजिंग से आकर बोलता है, योर हाईनेस, रीजेंट प्रिंस आपसे मिलना चाहते हैं। तो सियाओजिंग बोलता है, आखिर वो यहाँ फिर से क्या कर रहे हैं? तो यूसी वहीं पर था, वो सुन लेता है और बोलता है, मैं हमेशा अपनी बात रखता हूँ। मैंने आपसे कल कहा था ना कि मैं आपसे फिर मिलने आऊंगा। अगर मैंने कहा कि मैं अगले दिन आऊंगा तो मैं अगले दिन जरूर आऊंगा। तो सियाओजिंग मुंह बनाकर सोचता है, तुम सुबह सुबह दरबार में ना जाकर मुझे यहाँ परेशान करने आ गए, कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आखिर ये किस तरह का वादा है कि तुम्हें निभाना ही निभाना है, कि अगर तुमने मुझसे बोल दिया कि तुम मुझसे कल मिलने आओगे तो तुम्हें आना ही पड़ा? तभी यूसी बोलता है, मुझे इस बात का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना कि 10th प्रिंस यानी आप अपनी दवाइयाँ ठीक से ले रहे हैं या नहीं। ये सुनकर सियाओजिंग उसे मुंह बनाकर घूरने लगता है, क्योंकि अगर आपका कोई दुश्मन, आप उससे इतना नफरत करते हो कि आप उसे जान से मारना चाहते हो, वो आकर आपकी इस तरह फिक्र करे तो आपका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होगा। तभी यूसी फिर से बोलता है, देखकर ऐसा लगता है कि सालों पहले आपकी वो पुरानी आदत अभी तक बदली नहीं है। जब भी आपको लगता है कि आपकी तबीयत थोड़ी ठीक हो चुकी है तो आप दवाइयों का एक सिप पीने से भी मना कर देते हैं। अगर आप दवाइयाँ नहीं लेंगे और जल्दी से ठीक नहीं हो पाएंगे तो आपके पास मुझसे मुकाबला करने की ताकत कहाँ से आएगी? फिर वो उसके पास थोड़ा झुककर बोलता है, मैं सही कह रहा हूँ, है ना? तो सियाओजिंग वहां से उठकर उससे दूर जाते हुए बोलता है, आखिर तुम किस प्रतियोगिता की बात कर रहे हो जो मुझे तुम्हारे साथ मुकाबला करना है? तो यूसी स्माइल करके बोलता है, शतरंज यानी चेस में मुकाबला तो करना ही पड़ता है ना? ये सुनकर सियाओजिंग उसे कंफ्यूज होकर देख रहा होता है। यूसी फिर बोलता है, मुझे डर था कि 10th प्रिंस यानी आप अपनी बीमारी के दौरान बोर हो जाएंगे, इसलिए मैं स्पेशली यहाँ आपके लिए आया हूँ ताकि मैं आपके साथ चेस खेल सकूं और आपका इंटरटेनमेंट हो जाए। और साथ ही साथ मैं ये टेस्ट करने आया हूँ कि आपकी स्किल्स कितनी इम्प्रूव हो चुकी है। तो यूसी की ऐसी बातें सुनकर सियाओजिंग का फिर से दिमाग खराब हो जाता है और वो मन ही मन बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि अब तुम्हारी वजह से मुझे अपनी बॉडी पेन के साथ साथ अपने दिमाग पर भी जोर डालना होगा। फिर वो सीरियस होकर सोचता है, किसने सोचा होगा कि कल ही तो हम एक राजनीतिक दुश्मन थे, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, और आज देखो हम कहाँ पर हैं। मतलब आज हम दोस्तों की तरह गेम खेल रहे हैं। ये सोचते हुए वो दोनों चेस प्ले बोर्ड पर बैठ चुके होते हैं। यूसी की इस तरह की बातें और इस तरह की हरकतों ने सियाओजिंग को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या वो उतना बुरा है जितना लोग उसे बताते हैं। वो सोचता है, क्या वो सच में वही राजकुमार है जैसा लोग उसे बताते हैं, वही रूड रीजेंट प्रिंस जो लोगों को डराता है। उसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, मतलब उसका दबदबा, और उसका चेहरा अब किसी अजनबी की तरह लगता है। फिर वो यूसी के चेहरे को देखता है जो कि बिल्कुल मासूम लग रहा था, जैसे वो उसका पुराना वही दोस्त है। उसे देखकर वो फिर सोचता है,
उसे देखकर किसी ना किसी तरह से लगता है कि वो शायद ही बदला हो। मतलब वो बिल्कुल नहीं बदला, वो वही उसके बचपन का दोस्त यूसी है। वही यूसी जो उसके साथ मौज मस्तियां करता था, जो उसे बिना रोक टोक के हर वो चीज करने का परमिशन देता था जो वो करना चाहता है। मतलब वो बहुत क्लोज हुआ करते थे। यह वो यूसी को किसी रीजन प्रिंस की तरह नहीं, अपने दोस्त की तरह उसका नाम लेकर बोलता है, यूसी, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम यहीं पर रुक जाओ? खाई के किनारे से पीछे हटने में अभी भी देर नहीं हुई है। यानी कि तुम जो सब भी कर रहे हो, आगे जाकर तुम मुसीबत में ही पड़ोगे, क्योंकि वैसे भी वो उसे मारने वाले थे उसकी हरकतों की वजह से, और किस तरह वो राज कर रहा है उसकी वजह से। तो वो अगर यहीं पर रुक जाए और ये सब करना बंद कर दे तो वो खाई के किनारे से वापस आ सकता है। मतलब वो उसे छोड़ देंगे और वो बच सकता है। ये सुनकर यूसी का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। अभी जो वो मासूम सा लग रहा था वो वैसा नहीं लगता। वो सियाओजिंग को घूर घूर कर देखने लगता है। तो सियाओजिंग सोचता है, अचानक वो मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। तभी उसे स्माइल करके बोलता है, मैंने आपको कई सालों से नहीं देखा है, पर मैंने सोचा नहीं था कि 10th प्रिंस यानी आपका चेहरा सारे जीवों के लिए आपके दिल में इतनी दया भरी हुई है। मतलब कि वो ये बोल रहा है कि मैंने सोचा नहीं था कि आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं कि आप मुझसे बोल रहे हैं कि मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए ताकि मेरी जान बच सके। ये सुनकर सियाओजिंग को ऐसा लगता है जैसे वो ऑलमाइटी है या कोई मतलब भगवान है। फिर वो सियाओजिंग के बातों के हिसाब से सीरियस होकर बोलता है, क्या मुझे किनारे से दूर हट जाना चाहिए और बिना इसके विरोध किए खुद को सरेंडर कर देना चाहिए? लगता है आपको ये बात अभी तक समझ नहीं आई 10th प्रिंस, क्योंकि अगर मैं खाई के किनारे से पीछे हट भी गया तो हो सकता है आप मुझे माफ कर दें, पर क्या आपके भैया महाराज मुझे झेल पाएंगे? क्या वो मुझे माफ कर पाएंगे? ये सुनकर सियाओजिंग सोचता है, आखिरकार वो जो भी बोल रहा है वही सच है। आखिर में बात यहाँ तक आ गई। यूसी फिर बोलता है, मैं और जांग जिऊ याओ यानी कि सियाओजिंग के भैया, हम दोनों मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम दोनों जानते हैं कि हारने वाले का क्या हश्र होगा। यूसी के मुंह से अपने भैया का इस तरह नाम सुनकर सियाओजिंग उससे बोलता है, अब वो यहाँ के राजा हैं तो तुम्हें उन्हें महाराज कहकर बुलाना चाहिए, इस तरह नाम नहीं लेना चाहिए। तो यूसी बोलता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर मैं उन्हें महाराज कहकर बुलाऊं तो क्या उनका दिल पिघल जाएगा और वो मुझे मारने की जिद छोड़ देंगे या मुझे दोबारा नहीं मारना चाहेंगे? इसी तरह चेस खेलते हुए दोनों के हाथ एक दूसरे से टच होते हैं और सियाओजिंग उससे बोलता है, अगर कभी ऐसी नौबत आई जहाँ मेरे भैया तुम्हें मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तो यूसी स्माइल करके बोलता है, अच्छा तुम मुझे कैसे प्रोटेक्ट करोगे? तो सियाओजिंग सोचता है, काश अगर मैं अपने भैया से बात करूं कि मैं तुम्हें अपना गुलाम बना लूंगा तो शायद वो तुम्हें छोड़ दें। वो यही सोच रहा था। तभी यूसी बोलता है, अगर मुझे माफ करना ऐसा हो जहां मुझे किसी कुत्ते की तरह अपनी पूंछ हिलाते हुए दया की भीख मांगनी पड़े, अपने लाइफ के लिए इस बात के लिए भीख मांगनी पड़े कि वो मेरी जान बख्श दे, ऐसे जिंदगी से बेहतर है कि तुम मुझे मार ही डालो। और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अब हमें नहीं पता यूसी ने ऐसा क्या किया है और वो ऐसा क्यों कर रहा है और अब वो पीछे नहीं हटना चाहता, पर आगे चलते चलते हमें ये सब पता चल ही जाएगा। ये सब जानने के लिए इस चैनल पर जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।